Today we discuss human rights and international law, and this paper is very important for your exam and also in second semester of LLB and BLLB. I would like to emphasize today on human rights. What is the historical background of human rights? What are its importance? And what is its basic structure? What is the concept of human right? What is its importance? First of all, you have to know the definition. Human right defines under section 2D of 1993. Human right means a right which is to be given to the people who are born and from his life, whole life, from his whole life, from born to whole life. This right is to be restricted also when a human person can do such a thing which is against the army and against the Constitution of India. At that time, this human right is to be restricted, and this right has not been given to that person, to that citizen. Human right means a basic right, a fundamental right, birthright, and also a right which is not abolished, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति को आरंभता जब से वह आता है उसे दी जाती है, उसे जन्म से ही प्राप्त होता है और जन्म से ही प्राप्त होने के बाद उसे जीवन पर्यंत मृत्यु तक प्राप्त रहता है। और जीवन पर्यंत इसे प्राप्त होने के बाद अगर वह कोई ऐसा कृत्य करता है तो जैसे देशव्यापी कोई ऐसी जघन्य अपराध या घटना करने में वह पाया जाता है, उसे पाए जाने पर इस अधिकार को निषिद्ध कर दिया जाता है, वहाँ पर उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें उसके मानवाधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब आपको समझना है कि हैरोल्ड लास्की के अनुसार मानवाधिकार मानव के उन अधिकारों की वह श्रृंखला है जो मानव को उसके अपरिहार्य कारणों से उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं और उसके अधिकारों को पूर्ण रूप से विकसित करने में सहायक होती हैं, जैसे भय और भूख। भय मीन्स डर, भूख मीन्स हंगर। भय मीन्स भूख और भय, ये दोनों शब्द मानवाधिकार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शब्द मानव के जीवन में उतने महत्वपूर्ण हैं जब मानव श्रृंखला उसकी शुरू होती है। मानव श्रृंखला शुरू होने में जब मानव अपना जीवन आरंभ करता है तो उसे जो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसे भूख होती है जब वह जन्म लेता है, उसको क्या चाहिए? राइट टू बर्थ राइट उसे प्राप्त होती है। और जो हमारे सेक्शन 2D में 1993 में दिया गया है, बर्थ राइट के तहत उसे वह सारे मौलिक अधिकार न कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसे अधिकारों को वह प्राप्त करने के बाद अपना पूर्ण विकास
धीरे धीरे, जिसे हिंदी में सैने सैने कहते हैं, करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप अतीत में अगर जाएंगे तो अतीत में यथास्थिति बड़ी दयनीय थी। राजा रजवाड़ों के समय क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता था, कोई मानव अपराध करता था, तो उस मानव के अपराध के बदले में उसे कड़ी सजा दी जाती थी। कड़ी सजा देने का मतलब ये होता है कि अगर वह चोरी करता है तो उसके हाथ काट लिए जाते थे। अगर और अपराध उससे बड़ा होता था तो उसके शरीर के 2 भाग कर दिए जाते थे। तो यह जो होता था ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ होता था, और अपराध की जो परिभाषा थी जिसके राजा ही तय करता था, वह ठीक नहीं थी। ह्यूमन राइट, मानवाधिकार आने के बाद अब आपको बताना बहुत जरूरी है कि यह पूर्ण रूप से हमारे बीच कब आया। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार होने के बाद इसका स्वरूप हमारे विश्व के सामने एक प्रतिफल के रूप में उभर कर आया, और जिस प्रतिफल के रूप में हम मानव के रूप में एक मानव को देखने लगे, और उसके जीवन श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, कुछ उसे कैसे एक्सेस टू जस्टिस तक पहुंचाया जाए, इस पर जोर दिया जाने लगा। और धीरे धीरे हमारे संविधान से लेकर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पूर्ण जोर दिया जाने लगा, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जड़ें समाहित थी। अब देखिए, इसकी जो जड़ें समाहित थी, मैं थोड़ा सा उस पर आपको विवरण बताता हूँ, तब आगे और इसके बारे में बताऊंगा। इसकी जड़ें जो थी बेबीलोनियन लॉ से ली गई हैं, बेबीलोनियन लॉ से ली गई हैं। लोगोस के द्वारा यूनान के गौना से ली गई हैं। अक्कड़ के सारगौना, बेबीलोन के हम्मुराबी, एसेरियन लॉ से ली गई हैं जो उस समय लागू थे। वैदिक पीरियड जो था उससे ली गई हैं। चीन के लाओ जे और कन्फ्यूशियस से। अब देखिए, हमारे बीच इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ लाइफ, राइट टू बी इलेक्टेड टू वोट, और पब्लिक ऑफिस, और द राइट टू ट्रेड, द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। मानवाधिकार के संरक्षण की 2 रोमन विधि, सिविल लॉ एंड पॉलिटिकल लॉ। सिविल लॉ एंड पॉलिटिकल लॉ है। अब देखिए, जैसे एक्सेस टू जस्टिस एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये मानव को मिलती है, और इसके 3 जनरेशन में इसको विभक्त किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इसके 3 जनरेशन व्यापक रूप से आपको हम बताएंगे। अब देखिए, मानव श्रृंखला में मानव अधिकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर मानव अपने अधिकार को संरक्षण के रूप में प्राप्त करके पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता है, तो सरकार उसमें सहायक का रूप कार्य करती है। हमारा संविधान इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पूर्ण रूप से है जो उनके विकास के लिए कार्य करता है। और संविधान ही नहीं, हमारे संविधान में कुछ ऐसे मुख्य रूप से चीज़ें हैं जो मानव की गरिमा और सम्मान के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कभी भी अब पहले जैसे बेबीलोनियन लॉ, या आप देखेंगे कि जब राजाओं और
हम्मुराबी या उस समय के काल में जिस तरह मानव के साथ गलत कार्य करके दंडित किया जाता था, वो प्रथा समाप्त करके मानव को एक पराकाष्ठा के रूप में देखा जाने लगा है। मानव पूर्ण रूप से आज एक विकसित मानव है। उसको विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से विकास करने का पूरा सहयोग और संवर्धन मिलता है और सरकारें काम करती हैं। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स इज टू बी is a fundamental right. It is a basic right of a human. It prevails the justice and dignity of a human. It is a, or you can say that it is a lifeline right. यह जीवन धारा की एक राइट है कि वह जीवन जब से शुरू करेगा और तब तक, जब तक वह उसका जीवन गतिमान है, जीवित है, तब तक इस अधिकार का उपभोग करेगा। कभी भी उसके रास्ते में कोई ऐसा कोई अवगुण या दुर्गुण अगर अवरुद्ध आते हैं तो उस अवगुण को हमारे कुछ ऐसी व्यवस्था दी गई है जिनके द्वारा वह उस पर काबू पा सकता है। अब देखिए, मानव अधिकार में मानव को एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन में विभक्त करके मानव को पूर्ण रूप से उसके कार्यों को एक श्रेणी में विभक्त किया गया है। उसके बाद UDHR 1948 आता है, जिसके द्वारा मानव की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यह डिक्लेरेशन इट इज बेसिकली फॉर द ह्यूमन पर्सन बीइंग एंड द डिक्लेरेशन वाज डिक्लेयर्ड बाय चार्टर एंड ऑफ UNO एंड कोवेनेंट व्हिच वाज गिवन टू द पीपल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर लाइफ। दे मस्ट बी मेंटेन द डेकोरम, or you can say they must be maintained, they will be not punished anywhere all over world. This right shall be, or you can say this right shall be given to those who are care and, or you can say the fulfill their lives by this law. This law UDHR is the basic law, or you can say a law which is for the basic root, or you can say the root which can not damage, or you can say the UDHR can be the best basics by which the human can make his life in a proper manner, and that proper manner is a manner by which they can give the motto and success in his life. And or you can say that human right, when it started its beginning, at that time its starting was not so in a fast manner. जब मानवाधिकार की शुरुआत हुई थी तो इसकी श्रृंखला जो है एक बहुत स्पीड नहीं थी, धीरे धीरे थी। लेकिन जब इसकी गति बढ़ी, जब विश्व स्तर पर मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास 1780 माना जाता है, और 1780 से मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि जब आई, उसके बाद मानवाधिकार अपना कार्य शुरू किया, तो दोनों विधियां मिलकर मानव के सर्वोच्च विकास के लिए कार्य करने लगीं। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मानव आज क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट? बिकॉज विदाउट ह्यूमन राइट मैन कैन नॉट डू, और यू कैन से द मैन कैन नॉट गेट इट्स बेसिक सक्सेस, और यू कैन से they will not get the fruitful life. मानव अधिकार के बिना उसे एक फ्रूटफुल लाइफ कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती।
फ्रूटफुल लाइफ प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार का होना बहुत जरूरी है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज़ पर नज़र रखता है, दूसरी तरफ मानवाधिकार अपना कार्य करता है। प्राचीन काल में हमारे विधिवेत्ताओं ने कहा है कि जो घटनाएं होती थीं और जो घटनाएं घटती थीं, घटनाएं घटने के बाद जो होती थी वो दबा दी जाती थी। आज स्थिति ये नहीं है। आज की स्थिति ऐसी है कि मानवाधिकार अपनी नज़र लगाए बैठा है और हर स्थिति का जायजा मानवाधिकार लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। न्याय, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। न्याय जो है कभी भी डिनाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी व्यक्ति की हत्या या किसी व्यक्ति को किसी कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर उसे पोस्टमार्टम ना करवा के उसे जलाकर उसको फिर वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन मानवाधिकार जो आपकी सिविल पुलिस है और सरकारी तंत्र है, उसको ना जानकर उस चीज़ को उनकी नॉलेज में आ नहीं पाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार जो है इतना सक्रिय कार्य करती है ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट पूरा डाटा रखती है और ह्यूमन राइट अपने डाटा के हिसाब से हर जिले में डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट, स्टेट ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, इनके 4 स्टेप्स होते हैं। इन 4 स्टेप्स के अनुसार ये कार्य करती है। अब देखिए, इन 4 स्टेप्स में ह्यूमन राइट के एक लेयर की तरह वर्क होते हैं। इन लेयर्स में चारों स्टेप प्रॉपर चैनल वर्क होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड, दे कैन गिव द ओपिनियन और कैन से द डिटेल्स ऑफ दैट इंसिडेंट व्हाट एवर दी हैपन इन एनीवेयर ऑफ एनी प्लेस। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होती है? उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के ऊपर होती है। वह जो रिपोर्ट होती है, अगर कोई घटना घटती है, किसी मानव के ऊपर कोई ऐसा दुराचार होता है, तो उस मानव के दुराचार को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए फिर वह ह्यूमन राइट एक्शन में आती है। फिर प्रशासन से उसका तालमेल बनता है, प्रशासन को लिखती है, प्रशासन उस पर गौर करता है। फिर स्टेट ह्यूमन राइट के पास वह रिपोर्ट जाती है। स्टेट ह्यूमन राइट के पास रिपोर्ट जाने के बाद स्टेट ह्यूमन राइट उस पर